सीधे आनंद चौधरी का एक बार फिर से रुख करते हैं। आनंद, लालू यादव ने कहा कि बहुत ही बिलो द लाइन, बिलो बेल्ट जाकर पीएम मोदी अपनी बातें कहते हैं। आरक्षण को लेकर ओबीसी की बात कर रहे थे, अब ईबीसी की बात करते हैं, मुस्लिमों के आरक्षण की बात करते हैं, कभी ओबीसी में कुछ और कास्टिज्म को लेकर आते हैं। क्या आज चूंकि वोट कास्ट करने पहुंचे थे लालू यादव, क्या इन बातों का जिक्र करना जरूरी था? देखिए आशीष, सबसे पहले आपको बताएंगे कि पूरा का पूरा जो चुनाव है केवल और केवल जहां तक महागठबंधन और बीजेपी एनडीए की बात है तो बयानबाजियों पे चल रहा है। और जो केंद्र बिंदु हैं केवल और केवल दो, नीतीश कुमार और लालू यादव सीधे सीधे किसी को कुछ नहीं बोलते, पीएम मोदी पर डायरेक्ट निशाना साधते हैं। और जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो सीधे सीधे लालू यादव पे, चाहे तंत्र मंत्र को लेके हो, जातिवाद को लेके हो, या जो जातिगत राजनीति की हो, और नीतीश कुमार को जुमले से लेके और तमाम चीजों को लेकर सीधे सीधे कटघरे में खड़ा करें। तो इस पे आशीष आपसे बताना चाहेंगे कि हमारे साथ हमारे चैनल के नेशनल हेड उदय चंद्र सिंह जुड़े हुए हैं और काफी बारीकी से नजर रखते हैं। तो उनसे जानते हैं कि ये जो पर्सनल अटैक है, चाहे पीएम मोदी का हो या लालू यादव को, लालू यादव कहते हैं कि पीएम को संविधान का ज्ञान नहीं है। तो इस पे आइए सीधे जानते हैं कब इस्तेमाल किया लालू यादव। उदय जी, ये पूरा का पूरा जो बिहार विधानसभा चुनाव है, सीधे सीधे महागठबंधन और बीजेपी एनडीए, मोदी और लालू नीतीश एक तरफ, पर्सनल अटैक, ये कितना अहम है मतदाताओं के लिहाज से? देखिए आनंद, ये जो निजी हमले हो रहे हैं, चाहे वो कभी जाति के आधार को, कभी प्रांतवाद के आधार को लेकर, या भ्रष्टाचार से लेकर के, आप ये देखिए कि चाहे लालू यादव हों या नीतीश हों या मोदी हों, जब ये मंच पर आते हैं अपने भाषण देते वक्त, तो नहीं लगता कि ये उस पद पर हैं। एक प्रधानमंत्री बिहार के किसी कस्बे में जाकर किसी मुख्यमंत्री पर निशाना साधता है तो उसके काम काज पे साध सकता है, लेकिन जब आप उसके चरित्र पर, उसके चाल पर हमला करते हैं तो जनता सब जानती है कि ये वोट की राजनीति हो रही है। और यही बात नीतीश और यही बात लालू पर भी लागू होती है। तो आप अगर ये कह लें कि सिर्फ निजी हमले करके आप वोटरों को अपनी तरफ मोड़ लेंगे तो बिहार जी से एक बात पूछिए। आनंद, उदय जी, सबसे अहम सवाल ये होता है कि देश 21वीं सदी में चल रहा है, कहें जी रहा है, लेकिन जो बातें हो रही किसी पर पार्टी के पास कोई रोड मैप नहीं है। ये जातिगत राजनीति हो, नहीं तो इस बार आनंद अगर आवाज मिल पा रही है का तो कोई कहीं मुद्दा दिख रहा है। मोदी, पीएम मोदी कहते हैं कि हम विकास पे, लेकिन रोड मैप कहाँ दिख रहा है? पर्सनल अटैक के अलावा रोड मैप तो कहीं दिखता नहीं है मतदाता को। तो आनंद, आवाज आपको मिल पा रही है क्या? देखिए, ये कहने में बड़ा आपको अच्छा लग सकता है, मुझे सुनने में अच्छा लग सकता है कि बिहार के वोटर को विकास चाहिए। हम कहते हैं कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि जो बिहारी वोटर है वो किस मानसिकता, किस सदी में जी रहा है। आज भी अगर आप देख लें, जो खबरें हमारे पास आ रही है कि जो अब तक के जो चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी बुरी तरह से पिछड़ रही है। मैं आपको बता दूं कि जो आईबी का जो अपना एक सेक्शन है, पॉलिटिकल विंग है, उसने भी दूसरे दौर के मतदान के बाद पीएमओ को सीधे कहा है कि साहब बीजेपी की हालत बहुत बुरी है। और शायद यही वजह है कि बीजेपी ने बिल्कुल तीसरे दौर के मतदान में अपनी पूरी रणनीति बदल दी। क्या आनंद, आपको आवाज, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो ठीक है, सारी बातें, बयानबाजियां चल रही हैं, विकास के मुद्दों से हटे हुए हैं, लेकिन उदय जी से एक बात समझना चाहेंगे, तो फिर मुद्दा क्या है? क्या वाकई में बिहार के लोगों के सामने मुद्दे रखे गए हैं या जो बिहार की चाहत थी उन मुद्दों को उठाया गया है? आखिर मुद्दा कहां है और क्या है? इस पर आइए सीधे सीधे उदय बिल्कुल उन्हीं से सवाल है। जानते हैं हाँ, कि क्या किसी राजनीतिक पार्टी, चाहे बीजेपी हो, एनडीए हो या पीएम मोदी हो, कोई मुद्दे रखे गए या बिहार की जो जनता है उसकी महत्वाकांक्षा क्या है उसको जानने की कोई कोशिश की गई? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो ये चुनाव अमित शाह को ऐसा लगा है या लग रहा है कि वो उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने करिश्मा दिखाया था वही वो बिहार में दिखाएंगे, लेकिन
वो ये भूल गए कि उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति कमोबेश ऊपर से काफ़ी हद तक एक जैसी दिखती हो। दोनों प्रदेशों के बारे में ये कहा जाता है कि जातिवाद हावी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के वोट बैंक है, जो धर्म की राजनीति है, वो हाल के दिनों में काफ़ी हावी हुई है। बिहार में ये हावी होती दिखती जरूर है, लेकिन वोटर जब मतदान करने पहुंचता है तो उसके दिलो दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ जाति छाई होती है। चाहे ये वहाँ का युवा वर्ग हो, चाहे वो एमपीए का स्टूडेंट हो, चाहे दिल्ली से डीयू का स्टूडेंट हो। मतलब ये कहें कि जनता सुनती सबकी है, करती अपने मन की है, अपने हिसाब से करती है। और यही वजह है कि सारे चुनावी सर्वे, सारे आंकड़े जब ईवीएम से बाहर निकलते हैं वो फेल साबित होते हैं। इसलिए अगर आप देख लें, हाँ, अमित शाह ने ये जरूर किया, मोदी ने ये जरूर किया कि जो बीजेपी उत्तर प्रदेश की तरह, अगर आप देखें 2014 में बीजेपी यूपी में पूरी तरह से बटी हुई थी, बिल्कुल यही हालत। आनंद, एक सवाल और भी है, उदय जी से आप करिएगा, एक सवाल और भी, क्या जो पुराना राजनीतिक इतिहास रहा है इस बार के चुनाव पर कहीं थोड़ा बहुत भी उसकी छाया पड़ती हुई नजर आई है या नहीं? क्योंकि पुराना चुनावी इतिहास इसलिए दोहराया जा रहा है, लालू नीतीश एक साथ में आ चुके हैं, जो अलग अलग हुआ करते थे, जो साथ थे वो एक दूसरे के मुकाबिल खड़े हैं, तो क्या वो और उसकी कोई छाया इस बार के चुनाव पे दिख रही है या इसका कोई असर नहीं होने वाला? इस पर हम दूसरे अंदाज में आशीष उदय जी से सवाल करना चाहते हैं कि जो लालू यादव की परंपरागत राजनीति है, जो राजनीति रही है 90 के दशक में, सीधे सीधे अगर कहें कि जातिगत कार्ड खेलते हैं, उसको वो जोड़ते हैं कि माय समीकरण की बात करते थे। 25 साल बाद अगर कहें 90 के बाद, क्या वही राजनीति दोबारा लालू यादव हावी करने में सफल रहे? जो मोदी का पूरा एजेंडा था उसको हाशिए पर ले गए, अपने आप को आगे लेकर आ गए हैं। आनंद जी, मैं एक बात कहूँगा कि नीतीश हो या लालू हो, वो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। आज 10 साल पहले आप कपड़े की थैली इस्तेमाल करते थे, आज आप प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल करते हैं। थैली का इस्तेमाल वही होता है, दोनों में आप सामान लेकर आते हैं, और ये दोनों नेता आज भी वही कर रहे हैं। थैली है, दोनों के पास वही है, उसी चट्टे बट्टे में। इसको कहें कि मौका परस्त की राजनीति है? मौका परस्त नहीं कह सकते हैं ये आप, इसको मौका परस्त कहना, ये इन्होंने कब कहा कि आनंद मुझे लगता है, लेकिन नीतीश कुमार, जहां लालू की तो नहीं, लेकिन नीतीश को तो सब लोग कहता है कि जब भी सत्ता जहां रहती है, चाहे वाजपेयी सरकार की बात हो, वहां मंत्री रहे, उस टाइम उन्होंने किए, यहाँ मुख्यमंत्री के लिए समझौता कर लिया। नहीं, ये उन्होंने ये बात आती ये, लेकिन ये मिथक टूटा था जब उन्होंने बीजेपी से किनारा किया था। अगर ऐसा ये हो, और उस समय इन्होंने अपने को ये साबित किया था कि मैं शहीद हो रहा हूँ, तब नीतीश वाकई में शहीद होने की, लेकिन सरकार बची, सरकार चल रही है। ये सिर्फ जानते हैं कि अगर बिहार में नीतीश को और लालू को राजनीति करनी है, पिछड़े वर्ग की राजनीति करनी है, ये जो तीसरा और चौथा, यही नतीजा था कि अभी 3 दिन पहले जब बीजेपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें ये बताना पड़ा कि उन्होंने कितने पिछड़ों को टिकट दिया है। आखिर क्या मजबूरी है? ये जो तीसरे और चौथे फेज का जो चुनाव है, वो कहा जाता है कि जो बीजेपी का पूरा गढ़ है, चाहे पटना हो या जो तमाम शहरी क्षेत्र है, पटना, दानापुर, आरा, बक्सर, तो ये पूरा का पूरा गढ़ है। तो इसको लेके तो जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी कहते हैं कि इस दौर के जो तीसरे और चौथे चरण के जो मतदान हो जाएंगे, उसके बाद फिगर तय होगा कि किस ओर राजनीति जा रही है। देखिए, अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं जो घड़ी 12 बजा रही है, तकरीबन 11:30 बजे के आसपास अमित शाह, नरेंद्र मोदी और बिहार के नेता, ये तीनों इस बात पर, जो उनका वॉर रूम है, वो लगातार मोदी को, पीएमओ को लगातार परसेंटेज बता रहे हैं कि ये वोटिंग है। और जो वोटिंग है, आपको मैं बता दूं, पटना में वो इस वक्त बहुत धीमा है। तो अगर धीमा मतदान होता है, कम वोटिंग का मतलब ही है बीजेपी के वोटर्स बाहर नहीं निकल रहे हैं। शहरी वोटर जो है, पटना जिस पर आप भरोसा करके चलते हैं, आप ये देखिए कि 12 बज गया है और 21% मतदान के लिए। इसका उदय जी, दो पहलू हो सकते हैं। एक की जो एलिट क्लास है वो या तो छुट्टी मनाता है या कहता है कि आराम से खाना खा के जाएंगे, और दूसरा की उसी जगह से शत्रुघ्न सिन्हा सांसद है और आरा से आर के सिंह, जो कि दोनों
कहें कि बड़े कद्दावर नेता हैं और दोनों नाराज चल रहे हैं, तो इसका क्या इफेक्ट है? इफेक्ट ये है कि पटना में आप शत्रुघ्न सिन्हा को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वहाँ जो कायस्थ वोटर है, जो श्रीवास्तव वोटर्स हैं, वो उन्हें आज भी अपना आइडल मानते हैं। उनकी नाराज़गी का मतलब है वो लालू यादव या नीतीश को वोट देने नहीं जाएंगे, लेकिन वो बीजेपी को भी वोट नहीं देंगे। तो नुकसान किससे है, आप इस बात को समझिए। ये जो जगह आप बता रहे हैं कि पटना सान, ये ठीक है बीजेपी के गढ़ हैं, लेकिन गढ़ तो तब है जब वोटर मतदान केंद्र तक जाएं। लेकिन आरके सिंह भी बहुत बड़े नेता हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, और वो जब दिल्ली में गृह सचिव के पद पे थे या बिहार में प्रशासनिक अधिकारी पे, तो तमाम जो कहते हैं क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो नेता थे या क्रिमिनल थे, उनको लगातार पीछा करते आए हैं। जो आरा में उन्होंने सीधे सीधे इशारों में जो निशाना साधा था कि सुनील पांडे और तमाम इस तरह के जो लोग थे कि हम उनका प्रचार नहीं करेंगे, और वो कहीं आरा या पूरे शाहबाद क्षेत्र में कहें या पटना में कहें, वो कहीं दिखे नहीं। आज वोट देना था, लेकिन वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो और पूरा मुस्लिम और राजपूत बहुल पूरा इलाका माना जाता है। तो इसको लेके शाहबाद जो पूरा गढ़ माना जाता है, पटना के बाद सबसे बड़ा गढ़ शाहबाद, वहाँ इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है? देखिए, ये जो वोटिंग का परसेंटेज है इस वक्त जो हालात हैं, और मैं आपको बता दूं आने वाले 2 घंटे बीजेपी के लिए बहुत निर्णायक साबित होंगे। 2 घंटे ये बताएंगे कि वोटिंग का परसेंटेज क्या है। मैं आपको बता दूं कि जो जेन्यून वोटर होते हैं वो 2 से ढाई बजे तक पहुंच जाते हैं, वोट डाल देते हैं। ये बिहार में रही है बात। इसके बाद वो लिस्ट तय होनी शुरू होती है कि कौन जो है वोट डालने नहीं पहुंचा है। जो लोग वोट डालने नहीं पहुंचते हैं, इसके बाद पोलिंग एजेंट अपना काम शुरू करते हैं, इनके नाम पर फर्जी वोटर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो टाइम है 2, और ये फर्जी वोटर आज के दौर में ईवीएम और तमाम जब प्रक्रिया चालू हुई है, तो ये वो टाइम नहीं है पहले की तरह कि आप गए और आपने ठप्पा लगा दिया। चलिए आनंद, बहुत सारे और भी सवाल हैं।